हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास नंबर 5 और आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया गया था। तो सिंधु सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा। कब? 1826 में। और जिसका सर्वप्रथम वर्णन इनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक नैरेटिव्स ऑफ जर्नी में किया गया। यानी कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी नैरेटिव ऑफ जर्नी में, जिसका प्रकाशन 1842 में हुआ था। उसमें इन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का वर्णन किया था। उसके बाद है बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन की ठेकेदारी में सन 1856 में लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो वहाँ बहुत सारी ईंटें दबी हुई मिली। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853, 1856 और 1872-73 के दौरान इस क्षेत्र की बहुत बार यात्रा की और इस सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया गया। तो किसके नेतृत्व में खुदाई का कार्य सबसे पहले किया गया? 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब उसके बाद है सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। तो सिंधु सभ्यता की काल निर्धारण को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसकी सर्वमान्य तिथि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। अब उसके बाद है सिंधु सभ्यता का नामकरण। इस सभ्यता के जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वे सभी सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो जितने भी प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे शुरुआत में, वो या तो सिंधु नदी के किनारे थे या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे थे। उसके बाद है सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब उसके बाद हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। तो विदेशी इतिहासकारों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी या बसाया था सिंधु सभ्यता को, और व्हीलर के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित 10 या दासों ने इस सभ्यता को बसाने का कार्य किया था। अब उसके बाद है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य यानी कि जो टीन और तांबे से मिलकर बनता है उसका प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग कांस्य का प्रयोग करते थे, जो कि टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। उसके बाद यह है कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब उसके बाद है सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। इसके अगर शेप की बात करें कि सिंधु सभ्यता की शेप कैसी थी, आकार या स्वरूप की बात करें तो त्रिभुजाकार इसकी शेप थी। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। और इसकी पूर्व से पश्चिम से लेकर लंबाई की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर थी। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में था और ये हिंडन नदी के किनारे था इसका सबसे पूर्वी बिंदु। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकागेंड और बलूचिस्तान में है दासक नदी के किनारे, और सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, और सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो सबसे पहला स्थल है जो इम्पोर्टेंट है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर या स्थल कौन सा था? हड़प्पा।
किसने खोज की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब? 1921 में। तो और इसकी स्थिति यानी कि लोकेशन यानी कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है हड़प्पा, वो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब बात कर लें इसकी उत्खनन करते यानी कि इसका उत्खनन खुदाई का कार्य सबसे पहले किसने करवाया या और कब कब करवाया? तो सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 में इसका दोबारा से खुदाई करवाई गई। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने भी इसकी खुदाई करवाई थी हड़प्पा की 1946 में। और उसके बाद है प्राप्त साक्ष्य यानी कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल मिला है, नटराज की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है, और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी यानी कि मृत्यु के बाद शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा में। उसके बाद है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार मिले हैं, मछुआरा का चित्र प्राप्त हुआ है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है यानी कि प्रस्तर का मतलब पत्थर यानी कि पुजारी के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी यानी कि एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे। तो अभिलेखों से युक्त मोहरे सर्वाधिक कहाँ से मिले? हड़प्पा से। और वैसे यदि पूछ ले कि सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिले तो वह मोहनजोदड़ो से मिली है। अभिलेख से युक्त तो हड़प्पा से मिली है, और वैसे पूछ ले कि सबसे अधिक मोहरे कहाँ से मिले तो वह मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जो हड़प्पा था वो बाएं तट पर था, और जो मोहनजोदड़ो है वो दाएं तट पर है। यह लरकाना जिले में है, वो मोंटगोमरी जिले में था। उसके बाद है इसके उत्खनन करते यानी कि खुदाई सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने करवाई थी 1921-22 में। उसके बाद मैक्की के द्वारा 1927 में, और उसके बाद मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1930 में इसकी खुदाई करवाई गई। अब उसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। तो नर्तकी की एक कैसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार यहीं से मिला है। और एक पॉइंट और है जो कि मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक मोहरे यहीं से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे पूछ ले तो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, लेकिन वैसे कॉमन पूछ ले कि सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की यानी कि दफना दिया जाता था मिट्टी में जमीन के अंदर, और यहाँ पर जलाने की प्रथा थी मोहनजोदड़ो में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित थी। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ढाडी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है, और एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी विराजमान है। ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सिंध का नकली स्थान या बाग यहीं से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कुम्हारों के 6 भट्ठों के अवशेष यहीं से मिले हैं, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त यानी कि सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अब उसके बाद है तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद इसके उत्खनन करता है यानी कि इसकी खुदाई किस किस के द्वारा करवाई गई? तो सबसे पहले इसकी खुदाई अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में, दूसरी बार BV लाल और BK थापर के द्वारा 1961 में। उसके बाद है मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों के बने थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। तो दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा को। अब है कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य। तो सबसे पहले दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से।
उसके बाद है अग्निकुंड या अवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। उसके बाद है लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। और छिद्रित खोपड़ी मिली है जिससे शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला भाग भी सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को दो भागों में बांटा जाता था, दुर्ग टीला और नगर टीला। दुर्ग टीला पश्चिम की तरफ ऊंचे भाग होते थे और नगर टीले नीचे होते थे। नगर टीले के जो होते थे वो सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे। यहाँ पर जो शासक थे वो निवास करते थे, शासक वर्ग। और जो निचला हिस्सा था वहाँ पर आम जनता और श्रमिक वर्ग और सामान्य कृषक आदि निवास करते थे। लेकिन और जो निचला जो हिस्सा होता था जिसे नगर टीला कहते थे वो सुरक्षा दीवार से घिरा नहीं होता था। लेकिन जो कालीबंगा स्थल है हड़प्पा का, उसका जो निचला स्थान है वो भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। अब उसके बाद है चौथा महत्वपूर्ण स्थल लोथल। तो लोथल की जो लोकेशन है वो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया था 1954 में। अगर साक्ष्य जो यहाँ से मिले उनकी बात करें तो पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है लोथल से। तो पंचतंत्र की चालक लोमड़ी कहाँ से मिली है उसके बारे में अंकन या मुद्रा तो लोथल से। उसके बाद दो मुंह वाले राक्षस की मुद्रा प्राप्त हुई है लोथल से। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से एक डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद है चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। और चावल के साक्ष्य रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद है बाट व माप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। मन के बनाने का कारखाना भी, और मन के बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से भी प्राप्त हुआ है और लोथल से भी। अब उसके बाद है छोटा दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद है 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल से। और फारस की मोहर प्राप्त हुई है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया से भी व्यापार करते थे। तो फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? फारस से, लोथल से। अब उसके बाद है तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है लोथल से। वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों में मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलता था, लेकिन यहाँ मकानों का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसका जो दरवाज़ा वो मुख्य सड़क पर खुलता था तो वो था लोथल। लोथल में जो दरवाजे थे घरों के वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। अन्य सभी जितने भी स्थल थे उनमें मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। अब उसके बाद है चौंदड़ो की लोकेशन की बात करें तो यह सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। इसके उत्खनन करता है, सबसे पहले इसका उत्खनन किया गया मैके के द्वारा 1925 में, दूसरा NG मजूमदार के द्वारा 1931 में। अब उसके बाद है चौंदड़ो से प्राप्त साक्ष्य मन के बनाने का कारखाना। यह लोथल से ही प्राप्त हुआ है मन के बनाने का कारखाना, और चौंदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। तो दोनों जगह से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यानी कि कुत्ते के निशान, पैरों के निशान ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौंदड़ो से। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं कहाँ से? वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चौंदड़ो से। लिपस्टिक, काजल, पाउडर और कंघा प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह लिपस्टिक, ये कई बार पूछा जाता है लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई? तो चौंदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद है धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी पर स्थित है। इसके उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? तो सबसे पहले JP जोशी के द्वारा 1967-68 में, दूसरी बार RS बिस्ट के द्वारा कब? 1990-91 में। अब उसके बाद यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं यानी कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कौन से स्थल से मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। अब उसके बाद है धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति यहाँ से की गई है धोलावीरा से। अब उसके बाद है धोलावीरा में
सिंधु घाटी लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के 10 बड़े चिन्ह थे उनसे निर्मित शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो धोलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जलाशयों के साक्ष्य यानी कि जल संरक्षण की तकनीक भी धोलावीरा से मिली है। और खेल स्टेडियम भी एकमात्र धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सुरकोटडा। सुरकोटडा की लोकेशन थी जो यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटडा। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से। और घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, सुरकोटडा से। उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटडा से। और एक अनोखी कब्रगाह मिली है यहाँ पर सुरकोटडा में, एक अनोखी कब्रगाह यानी कि विचित्र प्रकार की कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की हम लोकेशन की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज सबसे पहले 1963 में सूरजबान के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1996 से लेकर 99 के बीच अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद राखी गढ़ी से प्राप्त साक्ष्य हैं भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल। वैसे पूरे सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। उसके बाद है यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर देवी का चित्र बना हुआ है। अगला पॉइंट है यहाँ से अन्नागार और अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, राखी गढ़ी से। और भारत का पहला स्थान जहाँ से हड़प्पाकालीन मानव के कंकाल से डीएनए की प्राप्ति हुई है। तो हड़प्पाकालीन मानव के कंकाल से डीएनए की प्राप्ति किस स्थल से हुई है, राखी गढ़ी से। उसके बाद है यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राखी गढ़ी में मृतकों को उत्तर से दक्षिण में लेटा कर दफनाया जाता था और उनके सिर के पीछे मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राखी गढ़ी से, कि जो मृतक थे उन्हें उत्तर से दक्षिण की यानी कि उत्तर की तरफ उनका सिर और दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ उनका सिर और दक्षिण की तरफ उनके पैर किए जाते थे और उनके सिर के नीचे मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे मरने के बाद। अब उसके बाद है मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया जिनको नष्ट होने का खतरा था। तो राखी गढ़ी को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा एशिया के ऐसे 10 स्थलों में शामिल किया गया था जिनका नष्ट होने का खतरा था। अब उसके बाद है केंद्र सरकार ने 2020 के बजट में राखी गढ़ी के लिए भी बजट तैयार किया है। राखी गढ़ी को विश्व प्रसिद्ध बनाया जाएगा। तो राखी गढ़ी को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से बजट में इसके लिए बजट आवंटित किया गया, यानी कि तो 2020 में। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय राखी गढ़ी में खोला जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा, राखी गढ़ी में। अब उसके बाद है बनावली। तो बनावली है फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसके उत्खनन करता है RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1973-74 में इसका उत्खनन किया था, खुदाई का कार्य किया था। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं मिट्टी से बना हुआ हल। मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है, बनावली से। नालियों का यहाँ पर अभाव मिला है, नालियाँ कम मिली हैं। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनावली से। और बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी कहाँ पर मिले हैं, बनावली में। उसके बाद अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं बनावली से। मातृ देवी की 2 मरण मूर्तियाँ मिली हैं और हाथी दांत व हड्डियों से बने हुए खिलौने मिले हैं। तो हाथी दांत व हड्डियों से बने हुए खिलौने कहाँ से मिले हैं, बनावली से, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में है। अब उसके बाद है कुनाल। कुनाल भी फतेहाबाद हरियाणा में है, जिसका उत्खनन JS खत्री व M आचार्य के द्वारा 1986 में किया गया था। और कुनाल से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो है सोने का मुकुट, तांबे के बाणाग्र, चांदी का हार, कुंडलित अंगूठी, मछली पकड़ने का कांटा, भाले का अग्रभाग। और यहाँ के मकान गोलाकार होते थे जिनमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये सभी जो साक्ष्य हैं ये कुनाल से मिले हैं, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। अब उसके बाद है बिरडाना। बिरडाना भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो कुनाल, बनावली भी फतेहाबाद में है
कुनाल भी, फतेहाबाद मेलो और बिरडाना भी, ये तीनों फतेहाबाद जिले में है हरियाणा के। इसका उत्खनन 2003-4 में किया गया और 2014 में एक शोध के अनुसार यह हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल है। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? बिरडाना। इसकी खोज यानी कि इसके बारे में शोध कब की गई है? 2014 में एक शोध में यह पाया गया है। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो की कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति की नकल यहाँ बर्तन पर उकेरी गई है। जो मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसी जैसी सेम नकल यहाँ पर एक बर्तन पर मिली है बिरडाना में। अब उसके बाद है फरमाणा। फरमाणा रोहतक जिला हरियाणा में है। इसका उत्खनन 2006 में वसंत सिंधे के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं 70 कब्रें मिली हैं, 70 कब्र, 27 कमरों की नींव मिली है, स्नानागार मिला और लहसुन की कली। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से लहसुन की कली मिली है वो है फरमाणा, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले में है। तो यहाँ से 70 कब्र, 27 कमरे और स्नानागार के साक्ष्य और लहसुन की कली मिली है। अब उसके बाद है मदीना। मदीना भी रोहतक हरियाणा में है, जिसका उत्खनन 2007-8 में मनमोहन सिंह ने करवाया था। अब उस अगला है दक्ष खेड़ा। दक्ष खेड़ा भी हरियाणा के रोहतक जिले में है, जिसका उत्खनन 2009 में जापान के सहयोग से करवाया गया था। अब उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनमें सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पिक्टोग्राफ या भावचित्रात्मक कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफ जिसे भावचित्रात्मक कहा जाता है और यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इस पद्धति को ब्रुस्टोफेदन कहा गया है। जो दाएं से बाईं ओर लिखने की जो पद्धति है उसे ब्रुस्टोफेदन कहा गया है और इस लिपि का क्या नाम था? पिक्टोग्राफ या भावचित्रात्मक। उसके बाद है हड़प्पाई लिपि, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, इसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चिन्ह थे और अक्षर थे वो यू आकार और मछली के चिन्ह या अक्षर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चिन्ह थे सिंधु सभ्यता में या चित्र थे वो कौन से थे? यू आकार का और मछली की, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं सिंधु सभ्यता की लिपि में। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था, परंतु अब तक इसे नहीं पढ़ा जा सका है। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? L.A. वेंडल के द्वारा किया गया था। उसके बाद है हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। सुरकोटडा, कालीबंगा और लोथल से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा से मिले हैं, कालीबंगा से भी और लोथल से भी। और ऊंट की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? वो कालीबंगा से मिली हैं। अब उसके बाद हैं अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल दोनों से प्राप्त हुए हैं और लोथल और रंगपुर दोनों से धान की खेती के। सर्वप्रथम जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो तो लोथल से मिले हैं और धान की खेती के अगर साक्ष्य पूछ ले तो ये दोनों जगह से भी मिले हैं, रंगपुर से भी मिले हैं और लोथल से भी, लेकिन सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अब उसके बाद है तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद है पिगट। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया? पिगट के द्वारा। उसके बाद है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए को मेलुहा सभ्यता या मेलुहा संस्कृति कहते थे। उसके बाद है आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था और सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, जैसे कि 16, 32, 48, 64 इस प्रकार से तौल की इकाई होती थी सिंधु सभ्यता में। अब उसके बाद है रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। उसके बाद है पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष रूप से पूजनीय था और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी कि ये देवी देवताओं की पूजा तो करते थे लेकिन मंदिरों में नहीं, वैसे ही अपने मूर्तियां बनाकर
और उन्हें किसी पेड़ के किनारे पेड़ के सहारे रखकर या अपने जहाँ पर भी ये सभ्यता थी वहाँ पर ही रखकर पूजा करते थे। मंदिर नहीं, मंदिरों के कोई भी अवशेष नहीं मिलते हैं। उसके बाद है इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उसके बाद है अंत्येष्टि की, यानी कि 3 विधियां थी। पूर्ण समाधिकरण जो कि सबसे अधिक प्रचलित थी, और जबकि आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार भी चलन में था। सब यानी कि अंतिम संस्कार के लिए 3 विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण सबसे ज़्यादा प्रचलित था और आंशिक और दाह संस्कार भी चलन में था। अब उसके बाद है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहले कपास किसने पैदा की थी? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। और यूनानी लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे। तो यूनानी क्या कहते थे? कपास को सिंडन या सिडोन। और सबसे पहले कपास कहाँ पर पैदा की गई? सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा। और सिंधुवासी थे वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उसके बाद है मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि संसाधनों का प्रयोग करते थे। तो मनोरंजन के इनके क्या क्या साधन थे? चौपड़ का खेल, पासे का खेल, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें ग्रिड शैली में बनी हुई थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में फसल, जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूँ और जौ। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें नगर 2 भागों में विभाजित होते थे। पहला दुर्ग टीला और दूसरा नगर टीला। जो दुर्ग टीला होता था वो पश्चिम की दिशा में होता था और ऊंचे क्षेत्र पर बने होते थे, और जो नगर टीला होता था वो निचले क्षेत्र पर बने हुए होते थे। यहाँ पर शासक निवास करते थे, शासक वर्ग निवास करता था, और यहाँ पर सामान्य वर्ग, नागरिक, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। जो पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला भी जिसे नाम दिया जाता है, यह सुरक्षा दीवार से घिरा रहता था, और यह सुरक्षा दीवार से घिरा नहीं रहता था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं। जैसे पारिस्थितिक असंतुलन एक कारण है, शुष्कता, घग्गर नदी का सूखना, बाह्य आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, बाढ़ का आना और जलवायु परिवर्तन। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक कारण माना जाता है इसके पतन का, वो माना जाता है बाढ़ का आना। तो बाढ़ का आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था या नाश हुआ था, या सभ्यता नष्ट हुई थी। यह सबसे प्रामाणिक कारण माना जाता है बाढ़ का आना। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।